ये देखा था। दूसरा हम लोगों ने देखा था कैंसर के अंदर ट्यूमर बन सकता है, कैंसर में है ट्यूमर, और मोस्टली ये होता है, मोस्टली ये होता है। ठीक है ना। उसका उसके बाद हम लोगों ने देखा था ट्यूमर जो होता है दो तरह का होता है, बेनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद देखा था हमने सम कैंसर हैव नो ट्यूमर, जैसे कि ब्लड कैंसर ट्यूमर, जैसे कि बताया था ये बात, ब्लड कैंसर में कोई ट्यूमर नहीं होता है। ठीक है ना, ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकेमिया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कॉजेज ऑफ कैंसर। तो कॉजेज ऑफ कैंसर में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है अननोन कॉज, जिसका एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम है। दूसरा जेनेटिक रीजन या जेनेटिक कॉज, रीजन, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे इसको, रीजन। इसके लिए एक दूसरा टर्म इस्तेमाल होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। क्या इस्तेमाल होता है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। और तीसरा होता है कार्सिनोजेन। और कार्सिनोजेन में क्या क्या होता है? फिजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, बोलो, फिजियोलॉजिकल, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, फिजिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड रेडिएशनल। ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि कैंसर में क्या होता है, तो कैंसर में डैमेज ऑफ डीएनए होता है, और इस डैमेज ऑफ डीएनए को हम लोग म्यूटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और ये होना कंपलसरी है, ये इसेंशियल है, ये सारे कैंसर में होता है, चाहे वो रीजन अननोन हो, चाहे जेनेटिक हो, चाहे कार्सिनोजेन हो। और इसमें होता क्या है, तो इसमें प्रोटो ऑन्कोजिन या सेलुलर ऑन्कोजिन, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में किया था, किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिव ऑन्कोजिन में, एक्टिव सेलुलर ऑन्कोजिन में। एक्टिव सेलुलर ऑन्कोजिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, देखो हमारे बुक में कैंसर से रिलेटेड, एनसीईआरटी के बुक में इसके बाद कैंसर से रिलेटेड क्या बात दिया है, तो पहला दिया है डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, इसके बाद डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, और दूसरा दिया है ट्रीटमेंट। लेकिन हमारे एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया है क्या? साइन एंड सिम्टम। दिया है भाई? एक भी साइन एंड सिम्टम बताओ कैंसर का, सिवाय इसके कि मेटास्टेसिस के अलावा कोई और बात किया है कैंसर में? एनसीईआरटी की बुक में मेटास्टेसिस के अलावा कोई और बात किया है? तो कुछ भी नहीं किया है, साइन एंड सिम्टम में कुछ भी नहीं दिया है। अब देखो एक्चुअल में साइन एंड सिम्टम इट वेरी फ्रॉम कैंसर टू कैंसर, लेकिन कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम है जो आपको जान लेना चाहिए। सम कॉमन साइन एंड सिम्टम जो कि आपको जान लेना चाहिए कि किसी को कैंसर है तो ये साइन एंड सिम्टम हो सकता है, ये किसी भी कैंसर में ये हो सकता है, कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ कैंसर। एक देखिए पहला, सम कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ कैंसर में सबसे पहले साइन एंड सिम्टम क्या लिखेंगे? वेट लॉस। कौन सा लॉस? सारे कैंसर में ऑलमोस्ट वेट लॉस होता है। दूसरा, इफ ट्यूमर प्रेजेंट, देयर इज सीवियर पेन इन लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। बहुत जबरदस्त पेन होता है, और इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, कौन सी दवा देते हैं? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। कौन सी दवा देते हैं ये लिख लो, मैं बताऊंगा। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, पेन को ख़त्म करने के लिए, ये बात आपके बुक में
पहले था, अब नहीं है, एनसीईआरटी के बुक में केमिस्ट्री में था, नारकोटिक एनालिसिस, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में लिखा हुआ था ये बात कि टर्मिनल कैंसर के केसेस में जब लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर को कौन सा कैंसर कहते हैं? टर्मिनल कैंसर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल। तो उसमें लिखा हुआ था कि टर्मिनल कैंसर में हम लोग क्या देते हैं? नारकोटिक एनाल्जेसिक। तो ये एक बात एडिशनल है, जान लो। उसके अलावा और क्या साइन एंड सिम्टम होगा? लॉस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। और क्या होगा कैंसर में? मेटास्टेसिस, जो कि है आपके बुक में, ये भी एक साइन एंड सिम्टम, फैलेगा एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है ना। ब्लीडिंग फ्रॉम ओरल और एनल रूट, किसी भी कैंसर में ये होता रहता है, फ्रॉम ओरल, एनल और वेजाइनल रूट, एंड और वेजाइनल रूट। तो ओवरऑल अब हम लोग बात करते हैं इसके डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की। किसकी बात करते हैं? डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। देखो, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कहीं नहीं पूरी एनसीईआरटी में टर्म इस्तेमाल किया गया है, सिवाय कैंसर के टर्म डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कहीं भी इस्तेमाल किया गया है किसी बीमारी के लिए? सिर्फ डायग्नोसिस इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे टर्म डिटेक्शन भी इस्तेमाल किया गया है। वाई? पूरे एनसीईआरटी की बुक में आप खोल के देख लो, किसी भी बीमारी में लिए नहीं लिखा हुआ डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, यहाँ पे डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस लिखा है। डिटेक्शन मतलब क्या होता है? छानबीन। और डायग्नोसिस मतलब कि कौन सी बीमारी है। तो यहाँ पे कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस क्यों लिखा है ऐसा? बाकी किसी बीमारी, हर बीमारी में लिखा हुआ है डायग्नोसिस, यहाँ पे डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस क्यों लिखा है? एनीवन? यस, दैट इज द रीजन कि कैंसरियस सेल के बारे में पता करना इज हरकुलियन टास्क, कि आपके बॉडी में कोई ट्यूमर है या कोई कैंसरियस सेल है, इसको पता करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, वेरी डिफिकल्ट जॉब। आपको क्यों टर्म डिटेक्शन लिखा हुआ है? डिटेक्शन इसलिए लिखा हुआ है कि आप जैसे मान लो आपके बॉडी में HIV घुस गया है, तो HIV को आप रिलेटिवली आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो इन कंपेयर टू कैंसरियस सेल को डिटेक्ट कर। आप किसी भी पैथोजन को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो इन कंपेयर टू पैथोजन, लेकिन कैंसरियस सेल इन कंपेयर टू कैंसरियस सेल, लेकिन कैंसरियस सेल को आसानी से आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? वाई? व्हाट इज द रीजन? आपसे कहा जाए कैंसरियस सेल अपना सेल है या बाहर का सेल है? कैंसरियस सेल बिलोंग टू आवर ओन बॉडी सेल्स। कैंसरियस सेल इज सेल्फ सेल और फॉरेन सेल? कैंसरियस सेल्स आर सेल्फ सेल्स हैविंग, अब देखो ये मेरा अपना इस्तेमाल किया हुआ टर्म है, लेकिन तुम लोग को हैविंग एंड हैविंग सम फॉरेन बिहेवियर, ये मेरा अपना इस्तेमाल किया हुआ वर्ड है, ये आपको किसी बुक में नहीं लिखा है। ये बात जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे, फॉरेन बिहेवियर मतलब अपना बिहेवियर नहीं है, सेल्फ सेल हैविंग फॉरेन बिहेवियर, ये टर्म आपको कहीं मिलेगा नहीं, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। फॉरेन बिहेवियर, हैविंग ऑब्वियस बिहेवियर, वो अपने सेल के जैसा बिहेव नहीं करता है अपना सेल, लेकिन बिहेव कैसे करता है? बाहर वाले। हैविंग फॉरेन बिहेवियर, जैसे कि क्या बिहेवियर करता है? तो अपना सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखाता है, ये नहीं दिखाता है। अपना सेल डिफ्रेंशिएटेड है, ये डिफ्रेंशिएटेड से अनडिफ्रेंशिएटेड हो गया है। अपना सेल में डिवीजन तो होता है लेकिन लिमिटेड डिवीजन होता है एज पर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है। अपना सेल दूसरे सेल को स्टार्व नहीं करता है, ये दूसरे सेल को स्टार्व करता है। अब ये बताओ, कोई चोर बाहर से आए आपके घर में तो आसानी से आप पता कर लो, हाँ फलाना चोर आया, ये सोना पैसा चांदी ये लेके चला गया, और घर में ही कोई चोरी कर रहा है, कितना मुश्किल काम है पता करना कौन कर रहा है। पहले तो सगी नहीं हुआ, घर का मेंबर कर रहा है, तो बहुत दिन तक तो इसी आदमी सोच रहे यार हमने पैसा इतना ही रखा था कि कम रखा था। मान लिया आपने घर में 2 लाख रुपया रख लिया, हर हफ्ते में उसमें से 1000 रुपया गायब हो जा रहा है। अब सोचो यार मैंने 2 लाख रखा था कि 1,99,000, ऐसा तो नहीं काउंटिंग में गलती हो गई। अगर कोई बाहर से आके वो 2 लाख रुपये से परचेट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आपको पता था हाँ चोर आया चोरी करके, नहीं घर का मेंबर कर रहा है चोरी तो पता चलेगा, बहुत मुश्किल है, आपको बहुत लंबा जासूसी करना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा। द सेम थिंग हैपन है, ये अपना सेल है, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, और इसीलिए कैंसरियस सेल को डिटेक्ट करने के लिए हमें बहुत जतन करना पड़ता है, और इसीलिए कैंसरियस सेल अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। डिटेक्शन ऑफ कैंसरियस, जब 1 लाख 2 लाख आपने रखा है, घटते घटते वो 1.5 लाख हो गया, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ वाकई में हमने 2 ही लाख रखा था, ये हर दिन हर हफ्ते 1000 रुपया कम हो रहा है, तब जाके आप जगोगे, फिर आप विजिलेंस लगाओगे, कैमरा लगाओगे, ये लगाओ,
तब आपको पता चला कि अच्छा हाँ ये तो घर में ही मेंबर है जो गायब कर रहा है। वही तब तक तो आपका 50,000 लॉस हो चुका है। वही चीज सेम चीज होता है। डिटेक्शन ऑफ कैंसेरियस सेल इज हरक्यूलियन टास्क। इज हरक्यूलियन टास्क एंड in early stage it is detected in very difficult and in early stage it is detected in very difficult in early stage its detection is very difficult. Its detection is very difficult. Very difficult. अब देखो इससे एनसीईआरटी का एक लाइन याद रहेगा। क्या याद रहेगा अभी बताता हूँ, 2 घूंट मारने दो। देखो कैंसर इज क्यूरेबल और नॉन क्यूरेबल? क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज। इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज। कहाँ गया कैंसर? ये तो मॉर्फिन आ गया सब। मॉर्फिन सब। हाँ avoid detection or not only by immune cells but also by human approach. Not only by immune cell but हमारे पास भी जो टेस्ट मौजूद है उसके जरिए हम आसानी से इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहली बात याद है। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। खाली ये इम्यून सिस्टम से नहीं बल्कि हमारे पास कोई भी ऐसा टेस्ट अवेलेबल नहीं है जिसके जरिए बहुत आसानी से हम कैंसरियस सेल को डिटेक्ट कर सकें। हमारा इम्यून सेल तो अपना सेल है ना, और इम्यून सेल ज़्यादा डिटेक्शन में ताकतवर है या हमारा कोई टेस्ट सिस्टम, तो हमारा इम्यून सेल ज़्यादा ताकतवर है और वो आसानी से नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है। तो हम लोग हमारे पास कोई ऐसा बाहर से अभी तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे बहुत आसानी से हम कैंसरियस सेल को, हाँ अब कुछ टेस्ट आ रहे हैं मार्केट में जिनमें से एक टेस्ट है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक, जिसके जरिए कैंसरियस सेल को हम थोड़ा सा जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसमें हम क्या करते हैं कैंसरियस सेल, डिफरेंट कैंसरियस सेल के लिए अलग अलग एंटीबॉडी लेबोरेटरी में तैयार कर रखे हैं। जैसे लंग कैंसर के लिए अलग एंटीबॉडी तैयार कर रखा है, ब्लड कैंसर के लिए अलग एंटीबॉडी तैयार कर रखा है, ओरल कैंसर के लिए अलग एंटीबॉडी तैयार कर रखा है, सर्विक्स के कैंसर के लिए अलग एंटीबॉडी तैयार कर रखा है। जितने जो कॉमन है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए अलग। अब मान लो कोई फीमेल आई और उसके ब्रेस्ट में ट्यूमर है। अब ट्यूमर को ठीक है हम एग्जामिन करके कह सकते हैं बेनाइन मानेंगे, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि हम बेनाइन है कि मालिग्नेंट जब तक। अब बायोप्सी में भी अर्ली स्टेज में कई बार बायोप्सी का रिजल्ट गलत आता है। बायोप्सी में भी अर्ली बायोप्सी में कई बार रिजल्ट गलत आता है, ये बेनाइन है कि मालिग्नेंट है। तो इसलिए कई बार बायोप्सी कराने के बाद तब कंफर्म होता है कि हाँ है। लेट स्टेज में तो सही आ जाता है। तो उस वक्त हमारे पास मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मान लो कोई फीमेल आई, उसके ब्रेस्ट में ट्यूमर है। अब उसके ब्लड में हमने एक एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दिया, किसके लिए? किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर के सेल के लिए। तो वो ब्रेस्ट के कैंसर के सेल से जाके इंटरेक्ट करेगा। उस इंटरेक्शन को हम लोग टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि
कैंसर है और वो अर्ली स्टेज में काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस में डिफरेंस ये है कि डिटेक्शन के जरिए हमें कैंसरियस सेल के बारे में पता करना है और डायग्नोसिस का मतलब उसको फर्दर कंफर्म करना है। पहले कैंसरियस सेल है, अब मान लो वो उसे कंफर्म उसे जाके वो अब हमको पता लग रहा है कि अच्छा हाँ कैंसरियस सेल, फर्दर उसको कंफर्म करेंगे तो किससे? बायोप्सी से। फर्दर उसको कंफर्म किससे करेंगे? लेकिन अर्ली स्टेज में डिटेक्शन के लिए मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक का बहुत इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक कैंसर सेल हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए और फिर उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और वो जाके कैंसरियस सेल से इंटरेक्ट करके पता करने में, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि कैंसरियस सेल है या नहीं है। और ये बात आपके बुक में भी है, देखो क्या लिखता है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। अभी सब कैंसर के लिए एंटीबॉडी नहीं बना है, कुछ के लिए बना है, हर एक कैंसर के लिए एंटीबॉडी नहीं बना है। समझ में आया बात? एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर, नॉट ऑल कैंसर्स। तो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस में सबसे पहले यही लाइन लिखिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक। मॉलिक्यूलर, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डिटेक्शन टेक्निक या डायग्नोस्टिक टेक्निक। मॉलिक्यूलर डिटेक्शन ऑब्लिक डायग्नोस्टिक टेक्निक used for detection of, क्वेश्चन ही बना लेते हैं, all cancers and uses antibody certain cancer and uses antigen, certain cancer and uses antibodies और 4 में नन। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? 4 क्यों होगा भाई? थर्ड होगा, सर्टेन कैंसर एंड यूजेज एंटीबॉडीज। सर्टेन कैंसर एंड यूजेज फोर्थ क्यों होगा? कुछ कैंसर को तो हम इससे डिटेक्ट करते ही हैं। सर्टेन कैंसर एंड यूजेज एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट एंटीजन दैट कैंसर। तो 4 क्यों बोल रहे हो भाई? थर्ड होगा ना। देखो तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको लिख लेना चाहिए। अब देखो एक और क्वेश्चन, सर्टेन कैंसर डिटेक्टेड बाय antibodies. Here antibodies are, antibody is polyclonal antibodies, monoclonal antibody, both। बताओ क्या है आंसर? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी समझते हो? एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय क्लोन ऑफ स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट्स। तो एक ही तरह का एंटीबॉडी नहीं सवाल होगा। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट के ग्रुप से पैदा हो, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या कहते हैं भाई? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हम लोग क्या कहते हैं उसको? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या कहते हैं उसको? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो डिटेक्शन का मतलब समझ गए, डायग्नोसिस का मतलब फर्दर। देखो अब देखो सुनो प्लीज, तो हम लोग किसी भी कैंसर में, ज़्यादातर कैंसर में ट्यूमर होता है कि नहीं होता है? तो ज़्यादातर कैंसर में ट्यूमर होता है। तो सबसे पहले कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि ट्यूमर है या
नहीं है। जिसमें नहीं होता है उसके बात अलग है। अब देखो हमने क्या कहा था, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोगों को क्या पता करना पड़ेगा, वेदर ट्यूमर इज प्रेजेंट और एब्सेंट। ट्यूमर इज प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर प्रेजेंट है तो हम पता करेंगे कि बेनाइन है या मैलिग्नेंट। तो बेनाइन है नो ट्यूमर, नो कैंसर, सॉरी नो ट्यूमर लिखे हैं, बेनाइन है तो क्या लिखेंगे, नो कैंसर। और मैलिग्नेंट है प्रेजेंस ऑफ कैंसर, प्रेजेंस ऑफ कैंसर। मैलिग्नेंट है तो क्या, प्रेजेंस ऑफ कैंसर। और बेनाइन है तो नो कैंसर। अब देखो भाई, वेदर ट्यूमर इज प्रेजेंट और एब्सेंट, बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। बेनाइन है तो नो कैंसर, मैलिग्नेंट है तो कैंसर है। बेनाइन है तो नो कैंसर, मैलिग्नेंट है तो कैंसर है। अब पहले ट्यूमर को कैसे, अब देखो ट्यूमर को कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे ट्यूमर को। अगर बॉडी सरफेस पे है, बॉडी सरफेस पे है तो नेकेड आई से पता चल जाएगा ना। किससे पता चल जाएगा, नेकेड आई से। और उसके बाद प्लस इसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब उसको मूव करके देखेंगे। अगर मूव कर रहा है तो हो सकता है कि बेनाइन हो, नहीं मूव कर रहा है तो हो सकता है मैलिग्नेंट, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब देखो मान लो ट्यूमर कहाँ हो, इंटरनल कैविटी और कैनाल में हो तो क्या करोगे। अब मान लो मेरे स्टोमक में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, लंग के अंदर है, हमारे लीवर में है ट्यूमर, हो सकता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन ट्यूमर सुना होगा बहुत कॉमन। तो उसको वो बाहर से तो दिखता नहीं है, बाहर से दिख जाता है किसी का ब्रेन ट्यूमर, तो फिर इंटरनल कैविटी में है तो कैसे पता करें। तो इंटरनल कैविटी में पता करने के लिए आपके पास है एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये तीनों तो एनसीईआरटी में दिया है। इसके अलावा आपके पास है अल्ट्रासाउंड, इसके अलावा आपके पास है इंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी। ये तीनों एनसीईआरटी में दिया है। कौन सा तीनों, ये तीनों। इंटरनल कैविटी के अंदर ट्यूमर है तो उसको हम पता कर सकते हैं एक्सरे से, सीटी स्कैन से, और ये तीनों कहाँ दिया है, एनसीईआरटी में। और ये एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी। अगर सब याद रख लें तो बहुत बेहतर है, और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं कि इसको आपको रटने की जरूरत है। तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी, इन सब के जरिए हम पता कर सकते हैं कि अंदर में ट्यूमर है या नहीं है। कोई दिक्कत, अंदर में ट्यूमर है या नहीं है। अब देखो इंटरनल कैविटी में ट्यूमर है, कई बार क्या होता है, लोगों का नॉर्मल रूटीन एक्सरे होता है, थोड़ा बहुत कंजेशन हो गया है, मुंह से खांसी बहुत रही लगातार, तो उसका चेस्ट रीजन का ये हुआ तो पता चला कि लंग के अंदर ट्यूमर है। तो आप खांसी के लिए करा रहे हो कि कहीं टीबी तो नहीं है, पता चल रहा है कि लंग में ट्यूमर है। तो ट्यूमर प्रेजेंस क्या कैंसर को कंफर्म करता है। मान लो इससे पता चल जाता है कि ट्यूमर है तो क्या ये कंफर्म होता है कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है, नहीं पता चलता, सिर्फ ट्यूमर के बारे में पता चलता है। अब वो ट्यूमर कुछ भी हो सकता है, बेनाइन या मालिक। तो पहले ट्यूमर के लिए हम एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई का करते हैं। तो मान लो एक पेशेंट आता है, किसका, कि उसके खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हर वक्त उसके पेट में, स्टोमक के अंदर बहुत ज़्यादा उसको बर्निंग इस रीजन में हो रहा है। डॉक्टर ने क्या लिख दिया है, इंडोस्कोपी। जैसे मेरे साथ हुआ था, तो मेरा दिल्ली में इंडोस्कोपी हुआ तो पता चला कि मेरे स्टोमक में छोटा सा ट्यूमर है। तो डॉक्टर ने क्या किया, इमीडिएटली उसको कट किया और कट करके मुंबई भेजा बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। किसके लिए भेजा, हिस्टोपैथोलॉजिकल। तो पता चला कि दैट वाज द बेनाइन ट्यूमर, दैट वाज द बेनाइन ट्यूमर। तो ट्यूमर कुछ भी हो सकता है, बेनाइन या मैलिग्नेंट। हो सकता है किसी और पर्सन का होता, उसको मैलिग्नेंट हो जाता है, तो मैलिग्नेंट होता तो फिर वो अलग एक कंडीशन हो जाती, बेनाइन है तो अलग। तो इसके जरिए हम सिर्फ ये पता करते हैं कि ट्यूमर है या नहीं है। जैसे अभी लंग का एग्जांपल दिया, किसी को खांसी हो रही है, हमने एक्सरे कराया, पता चला कि लंग में ट्यूमर है। अब वो कौन सा ट्यूमर है ये नहीं पता चला, तो कौन सा ट्यूमर है उसके लिए हमें बायोप्सी यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो भाई एक्सरे, अगर मान लो हमें सस्पेक्टेड केस है कि हमको उसका किसी पर्सन का एक्सरे कराना है इसलिए कि उसमें ट्यूमर है, इस बात का पता लगना है, तो एक्सरे कराएंगे तो हमें ट्यूमर का पता चलेगा, हाँ पता चलेगा। लेकिन जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा, 2 डायमेंशनल इमेज, 2D इमेज बनेगा।
कैसा इमेज बनेगा? 2D इमेज। और 2D इमेज से हमें लंबाई चौड़ाई मोटाई का पता नहीं चलेगा, तो हमें लंबाई चौड़ाई मोटाई पता करना है तो हमें क्या कराना होगा? CT स्कैन। अब देखो एक्सरे और CT स्कैन में क्या सिमिलरिटी है बताओ भाई? एक्सरे और CT स्कैन में क्या सिमिलरिटी है? व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन एक्सरे एंड CT स्कैन? हाँ बोलो, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन एक्सरे एंड CT स्कैन? क्या सिमिलरिटी है CT स्कैन और एक्सरे में? बोथ यूजेज एक्सरे, बीम ऑफ एक्सरे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में क्या होता है? अब एक्सरे में यूनि डायरेक्शनल, सिर्फ एक डायरेक्शन से, इधर से आगे से या पीछे, और CT स्कैन में मल्टी डायरेक्शन, इधर से भी रेज इस्तेमाल करते हैं, इधर से भी रेज इस्तेमाल करते हैं, इधर से भी रेज इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों में इस्तेमाल क्या होता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द एक्सरेज। बोथ यूजेज द beam of electron, that is X-rays, but it uses only in one direction, it uses from multiple direction। जैसे मान लो इस रीजन का CT स्कैन होना है तो इधर से भी एक्सरे भेजेंगे, इधर से भी एक्सरे भेजेंगे, इधर से भी भेजेंगे, इधर से भी भेजेंगे, तो सिमिलरिटी समझ गए? तुम लोगों ने शायद समोसा खाना है, उनका फैसल भाई का बर्थडे का, उनका 50वां बर्थडे है ठीक है, तो रुक जाना है, 1 बजे समोसा मंगवाएंगे, सब खा के जाना, ठीक है फैसल भाई, ठीक है, टेस्ट के बाद तो ठीक है। बोथ यूजेस सर लिख दो ग्रुप पे, उनको इंडिविजुअल मैसेज कर दो, सर आपको आपका 50वां बर्थडे मुबारक हो, हाफ सेंचुरी आपने अपनी जिंदगी जी ली। बोथ यूजेस एक्सरेज, ठीक है ना, फ्रॉम वन डायरेक्शन फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एक्सरे जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन है, और एक्सरे इज सेल्फ कॉजेस कैंसर। और मान लो किसी को मेलिग्नेंट ट्यूमर है, उसको कैंसर से आपको उसको एक्सरे से या CT स्कैन से एक्सपोज कराओगे तो उसको और ज़्यादा कैंसर के कंडीशन में डिस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा, और ज़्यादा उसको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या एक्सरे और CT स्कैन करना ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए साइंटिफिकली ठीक है? नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, फिर भी हम लोग करते हैं। इससे कौन सा इमेज बनता है? 2D। इससे क्या बनता है? ये 500 में होता है तो ये 4000 में होता है, ठीक है ना, तो ये रिलेटिवली महंगा है, लेकिन इसमें हमको 3D इमेज बनता है, साइज शेप के बारे में पता चलता है, इसमें सिर्फ ट्यूमर का प्रेजेंस पता चलता है, साइज शेप के बारे में नहीं पता चलता है। लेकिन दोनों में ड्रॉबैक क्या है? तो बोथ यूजेस द कार्सिनोजेनिक एजेंट। तो क्या ड्रॉबैक है दोनों में? बोथ यूजेस कार्सिनोजेनिक एजेंट, both of these uses carcinogenic agent, both of these uses which agent? कार्सिनोजेनिक है। इसीलिए हम लोग को ये नहीं, हाँ लेकिन फिर भी डॉक्टर कराते हैं, क्यों? व्हाट इज द एडवांटेज? तो इन दोनों में एडवांटेज क्या है? तो बोथ आर रिलेटिवली चीप एंड इजिली, चीप का मतलब सस्ता, बोथ आर रिलेटिवली चीप एंड कैन बी डन इजिली। अब देखो, तो भाई मेरे जिनके पास बहुत पैसा है वो क्यों कराएगा एक्सरे CT स्कैन? डॉक्टर को कहेगा कि नहीं हमें ऐसा टेस्ट लिखो जिससे मेरे उस ट्यूमर में कोई भी फर्दर नुकसान नहीं हो, उस ट्यूमर से फर्दर हमको और ज़्यादा उसमें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस का एक्सपोजर नहीं हो, तो डॉक्टर उसको क्या लिखेगा? MRI। MRI का फुल फॉर्म, CT स्कैन का फुल फॉर्म मालूम है ना? जिनको नहीं मालूम है उनके लिए लिख देता हूँ, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आप में से कुछ बच्चों का शायद हुआ भी होगा CT स्कैन, ठीक है ना। अब आ जाओ, जिनके पास बहुत पैसा है या जिनका ट्यूमर में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये कैंसरियस है ही, तो उसको क्या एडवाइस किया जाता है? MRI का फुल फॉर्म है सबको मालूम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करता है। नो रेज यूज्ड, इसमें कोई रेज इस्तेमाल नहीं होता है।
तो क्या ये कार्सिनोजेनिक है? नॉन कार्सिनोजेनिक। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसके बेनिफिट क्या है? एमआरआई के बेनिफिट क्या हैं? बेनिफिट ऑफ एमआरआई, पहले बेनिफिट की बात करते हैं फिर ड्रॉबैक। नो यूज ऑफ कार्सिनोजन, एनी कार्सिनोजन। दूसरा बेनिफिट बताओ, दूसरा बेनिफिट बताओ भाई। नो यूज ऑफ कार्सिनोजन। और दूसरा बेनिफिट, और क्या बेनिफिट है? नो यूज ऑफ कार्सिनोजन। दूसरा बेनिफिट बताइए। नो यूज ऑफ कार्सिनोजन, उसके बाद दूसरा बेनिफिट बताइए। सेकेंड बेनिफिट, हाँ बोलो। देखो, सीटी स्कैन एक्सरे से सिर्फ इमेज बनता है, एमआरआई से खाली इमेज ही नहीं आता है, बल्कि जिस टिश्यू का हम एमआरआई कर रहे हैं, जिस ऑर्गेन का, उसके अंदर क्या फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज है उसको भी पता किया जा सकता है। लिविंग टिश्यू के अंदर और लिविंग नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल टिश्यू में क्या चेंजेज है इसको भी पता किया जा सकता है एमआरआई से। ये बात आपके बुक में लिखा हुआ है। तो इट ऑल्सो, और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, पैथोलॉजिकल का मतलब जो बीमारी के कंडीशन में। पैथोलॉजिकल चेंजेज इन ऑर्गेन्स इन लिविंग कंडीशन, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। कंडीशन, ऑर्गेन लिखो, टिश्यू लिखो, बातें की है, ठीक है ना, टिश्यू ऑर्गेन, ठीक है ना। तो ऑल्सो टेल अबाउट फिजिकल फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल का मतलब नॉर्मल चेंजेस, पैथोलॉजिकल का मतलब बीमारी में, फिजियोलॉजिकल का मतलब नॉर्मल। नॉर्मल अगर मान लो बगल में कोई नॉर्मल ऑर्गेन है, टिश्यू है, तो उसमें चेंजेस, और डिसऑर्डर। अब इसका ये दो बेनिफिट है बहुत बढ़िया। एक तो नो यूज ऑफ एनी कार्सिनोजन, और जाहिर सी बात है ये तो ये बहुत, इसका ड्रॉबैक क्या है? तो एक तो कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, कॉस्टली नहीं वेरी कॉस्टली। तो भाई मेरे पेशेंट का तिया पाचा हो जाता है एक एमआरआई कराने में। देखिए ना, फालतू फालतू का एमआरआई 8,000 9,000 में होता है, और कैन नॉट बी परफॉर्म एनीवेयर। इसका मशीन बहुत महंगा आता है, नया मशीन 8 से 9 करोड़ का आता है, पुराना मशीन भी 1.5 से 2 करोड़ का आता है। और तुमको रहने के लिए एसी चाहिए ना चाहिए, इसके मशीन को 24/7 एसी में रखना पड़ता है। अगर एसी में नहीं रखें तो मशीन खराब हो जाएगा। यस, हम लोग एसी में रह ना रहे, हम लोग नहीं खराब होंगे, लेकिन इसके मशीन को 24 घंटे एसी में रखना पड़ता है। लाइट नहीं है, जनरेटर चला के रखना पड़ता है, नहीं तो मशीन खराब हो जाता है। अब अलीगढ़ में ही बात मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के जितने भी छोटे सिटीज़ हैं, थर्ड ग्रेड के जो सिटीज़ हैं, सेकेंड और फर्स्ट ग्रेड में तो है बड़े बड़े हॉस्पिटल। जैसे अपोलो में जाओगे, इसमें जाओगे, क्या नाम है, बहुत सारा है, वेदांता में जाओगे, मेदांता में जाओगे, जिसमें भी जाओगे, तो उन सब में तो नई मशीन मिलेगी। लेकिन अलीगढ़ में जितना भी एमआरआई सेंटर है, सबके पास सेकेंड हैंड मशीन होता है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ में सेकेंड हैंड मशीन मिलती है इसकी, वही उसी को रिपेयर करा के उसी से करता है। सिर्फ यहाँ मेडिकल कॉलेज में नई मशीन है, बाकी एक कहीं भी नई मशीन नहीं। तो ये बहुत कॉस्टली होता है, ये एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि वेरी कॉस्टली, कैन नॉट बी परफॉर्म एनीवेयर। तो जैसे बात है, बहुत कॉस्टली है तो हर जगह नहीं किया जा सकता है, सिलेक्टेड सेंटर्स पे किए जाते हैं। ये दो इसके ड्रॉबैक है, बाकी कोई ड्रॉबैक नहीं। अब देखो, अब अगर ट्यूमर, इफ ट्यूमर डिटेक्टेड it can be confirmed by whether it is cancerous or non-cancerous through or non-cancerous through कैंसरियस और नॉन थ्रू कैसे? बायोप्सी फॉलोड बाय हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी फॉलोड बाय हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन।
बायोप्सी फॉलोड बाय हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी फॉलोड बाय हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। देखो बायोप्सी में क्या होता है, व्हाट इज बायोप्सी? तो बायोप्सी का मतलब होता है कटिंग ऑफ टिश्यू, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। कटिंग ऑफ टिश्यू, कोई सा भी टिश्यू को काट दो उसको बायोप्सी। हमारे स्किन है, इसको हम सर्जिकल कट करके इसको बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं, दैट इज द बायोप्सी। और हिस्टोपैथोलॉजिकल का सामने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पता चलता है कि टिश्यू बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। तो ये बात आपको, अब देखो जहां बायोप्सी, जहां ट्यूमर ही नहीं है, जैसे इन केस ऑफ ब्लड कैंसर, ये हो गया ना, हो गया नहीं है? इन केस ऑफ ब्लड कैंसर क्या करोगे? तो ब्लड कैंसर के केस में हम लोग क्या करते हैं, बायोप्सी ऑफ बोन मैरो, बायोप्सी ऑफ बोन मैरो एंड देन इट्स हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। एक तो ये काम करते हैं, इट्स हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसके अलावा क्या करते हैं, बायोप्सी ऑफ बोन मैरो एंड देन इट्स हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा हम क्या करते हैं बोलो भाई? तो दूसरा हम करते हैं इन केस ऑफ ब्लड कैंसर, बायोप्सी ऑफ बोन मैरो एंड देन इट्स हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसके अलावा हम क्या करते हैं, तो इसके अलावा हम करते हैं भाई दूसरा काम क्या, तो दूसरा काम इसमें हम ये करते हैं, ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या करते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, कंप्लीट ब्लड काउंट, या इसको हम लोग कई बार हीमोग्राम भी कहते हैं। हालांकि हीमोग्राम में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कंप्लीट ब्लड, और कंप्लीट ब्लड काउंट में अगर इफ इमैच्योर WBC नंबर इंक्रीजेज एबव नॉर्मल, एबव नॉर्मल, इट मीन्स चांसेज ऑफ ब्लड कैंसर। देखो ब्लड कैंसर में WBC इंक्रीज करता है, लेकिन कौन सा WBC, इमैच्योर या मैच्योर? इमैच्योर। और इसीलिए इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया मतलब ल्यूकोसाइट, एमिया मतलब ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट का इंक्रीज करना। एनीमिया, एमिया मतलब ब्लड, और अन मतलब यहाँ पे आरबीसी से, आरबीसी के कमी, एनीमिया। ल्यूकेमिया यहाँ पे इमैच्योर WBC की बढ़ोतरी, मैच्योर WBC की कमी। ब्लड कैंसर में क्या होता है, इंक्रीज इन इमैच्योर WBC, इंक्रीज इन नंबर ऑफ immature WBC, in number of immature WBC, एकदम याद रखना, and decrease in number of mature WBC। अगर मैं ऐसे लिखूं तो तुम लोग को ज्यादा याद रहेगा, एनीमिया। तो एनीमिया के सामने ये बात हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो। एनीमिया में डिक्रीज इन मैच्योर आरबीसी, ये एक फैक्टर, और भी एनीमिया होते हैं मैच्योर आरबीसी, जैसे कि परनीसियस एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। परनीसियस एनीमिया में आरबीसी के अंदर किसकी कमी रहती है? हीमोग्लोबिन की। परनीसियस एनीमिया में किसकी कमी रहती है? हीमोग्लोबिन की, ठीक है ना। और अगर हम लिखे ल्यूकेमिया, तो इससे याद रखने में आसानी होगी, डिक्रीज इन मैच्योर WBC, ल्यूकेमिया। मैच्योर, इमैच्योर तो बढ़ जाएगा, इमैच्योर तो बढ़ जाएगा। इसीलिए ल्यूकेमिया में, ब्लड कैंसर में क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? आप तो कहोगे WBC बढ़ गया तो इम्यूनिटी तो बहुत मजबूत हो जाना चाहिए। नहीं, मैच्योर नहीं है, इसीलिए ब्लड कैंसर में भी इम्यूनिटी बहुत खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैच्योर WBC नहीं रहता है। समझना बात को। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि
इन आपसे कैंसर में तो आपको मालूम है इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, लेकिन आपसे पूछ जाए कि इन ब्लड कैंसर इन विच WBC इंक्रीजेस व्हाट हैपन टू इम्यूनिटी, तो आप करोगे इंक्रीज इन इम्यूनिटी, नहीं, आपको कहना है डिक्रीज इन इम्यूनिटी। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मैच्योर नहीं ना है, इमैच्योर है। तो आपको ये याद रखना होगा। अब देखो, दूसरा हम लोगों ने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देख लिया। तीसरा है, देखो, जिनको भी जेनेटिक रीजन से चांसेस है कैंसर होने के, जैसे मेरे नानी को स्टोमक का कैंसर हुआ था, तो मुझे चांसेस है कि स्टोमक का कैंसर हो सकता है। ये क्या कहलाएगा? जेनेटिक रीजन। ये क्या कहलाएगा? तो क्या हमारे पास ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए हम पता कर सकें कि मेरे स्टोमक में के सेल में, कैंसरियस सेल में चेंज होने के कितने % चांसेज हैं? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? बात जो मैं कर रहा हूँ वो समझ में आया? मेरे नानी को हुआ था तो मुझे भी चांसेज हैं कि स्टोमक कैंसर। अब 1% चांस है कि 20% चांस है कि 50% की 80%? वे हाँ, या 100%? 100, देखो 100% चांस कभी 100% नहीं होता है। पहले इस चीज को करेक्शन करो, चांस 100% नहीं हो सकता है, 99% हो सकता है, 100% नहीं हो सकता। अगर वो फिर वो चांस नहीं कहलाएगा, फिर वो चांस नहीं कहलाएगा। तो हम चांस की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये श्योरिटी शायद तुम में है कि हो सकता है, ठीक है ना, मेरे में तो चांस है, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर जेनेटिक रीजन है तो भाई मेरे जैसे कि, तो मैं क्या अगर मान लो अकॉर्डिंग टू हिम मेरे पास मुझे 99% चांस है, तो मुझे क्या करना होगा? मैं ऐसा थोड़ा कि मैं स्टोमक काट के निकलवा दूंगा, स्टोमक ट्रांसप्लांट करवा लूंगा। ये अभी पॉसिबल भी नहीं हुआ है, शायद फ्यूचर में हो जाए तो अलग बात है। तो हमारे पास ऐसा कोई ये नहीं है कि हम स्टोमक को काट के निकाल दिया, चलो अब ना रहेगा स्टोमक, ना होगा कैंसर। डायरेक्टली हमने इसोफेगस को किसे अटैच करवा दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन के दुओडेनम से। सोचो, किया जा सकता है ऐसे, लेकिन डाइजेशन नहीं हो पाएगा। फिर रोज हमको खाने में एसिड मिला मिला के खाना पड़ेगा, पेप्सिन मिला के, थोड़ा पेप्सिन थोड़ा एसिड सब मिला के खाना पड़ेगा। स्टोमक का यही काम है। और फिर खाना को पहले मील से चबवाना पड़ेगा, अपने दांत से खाली उतना थोड़ी पीसेगा, स्टोमक भी तो पीसता है ना, ठीक है। तो जेनेटिक रीजन के बारे में पता करना कि कितना % चांसेस है, इसके लिए भी हमारे पास टेस्ट है। मॉडल, और ये आपकी बात आपके बुक में है, इफ समवन हैव हेरिडिटरी हिस्ट्री ऑफ कैंसर, हिस्ट्री ऑफ कैंसर, then modern molecular biology can confirm chances of cancer, chances of cancer. If someone have hereditary history of cancer, then modern molecular biology can confirm chances of cancer. Modern molecular biology can confirm chances of cancer. Modern molecular biology क्या confirm कर सकता है? Chances of cancer को। Modern biology, molecular biology can confirm chances of cancer. कैसे confirm कर सकता है? How? तो टेक्निक्स हैं हमारे मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जैसे कि किसी लेडीज को, उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको भी होने के चांसेस हैं। तो इसके जरिए अगर मान लो एक लेडीज का हमने पता करा दिया टेस्ट करा के कि उसके ब्रेस्ट में कैंसर है, ब्रेस्ट सेल में कैंसर होने के चांसेस 80% हैं, तो क्या करेगी? तो उसके पास ऑप्शन है, शी कैन रिमूव हर इंटायर ब्रेस्ट, और उसे उसका डेथ नहीं होगा। तो करवाते हैं, लेडीज करवाती हैं ऐसा, ठीक है ना। एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड की बहुत फेमस एक्ट्रेस है, उसकी माँ को भी ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हुआ था। उसकी माँ जब 33 साल की थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी। तो उस केस में उसने एंजेलिना जोली ने अपने ब्रेस्ट के सेल से जब करवाया उसका टेस्ट, तो पता चला कि बहुत ज़्यादा चांस है इसके एंजेलिना जोली के भी ब्रेस्ट में कैंसर। तो उसने अपना पूरा ब्रेस्ट ही रिमूव करवा दिया, आर्टिफिशियल। उसके पास जो ब्रेस्ट है वो आर्टिफिशियल है, ठीक है ना, नेचुरल नहीं है। तो उसने पूरा तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो अगर मान लो वो ऑर्गेन को हम हटा सकते हैं तो उसको हटा देंगे, नहीं हटा सकते हैं जहाँ मजबूरी है, जैसे स्टोमक को हम अपने नहीं निकाल सकते हैं, तो उस केस में हमें ऐसा खाना अवॉइड करना होगा जो स्टोमक में कैंसर करे। तो सच पर्सन शुड अवॉइड ससेप्टिबल कार्सिनोजेन, ससेप्टिबल
कार्सिनोजेन, सच पर्सन शुड अवॉइड ससेप्टिबल कार्सिनोजेन। ठीक है ना। अब देखो आपके बुक में ये बात लिखा हुआ है, टेक्निक ऑफ, और ये भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक से ही पता चलता है, टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन विथ इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। Identification of such gene which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. Such individual may advise to avoid particular carcinogen। समझ में आ गया बात। अगर मान लो मुझे लंग कैंसर का हिस्ट्री है मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदारी में, तो मुझे उस तरह के कोई भी जैसे सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको, गांजा स्मोकिंग, कुछ भी उस तरह का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि कैंसर हो सकता है। गॉट पॉइंट। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो ऊपर में ये क्या लिखता है, कैंसर डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड इन मेनी केसेस। लेकिन अर्ली डिटेक्शन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई भी कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाए आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। आपसे पूछा जाए कैंसर इज क्योरेबल, यस क्योरेबल। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट मस्ट बी डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज, नॉट इन लेट स्टेज। लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो फिर ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। आपने नहीं सुना होगा कि कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा। तो कौन सा कैंसर 4 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में बिल्कुल लोकलाइज रहता है, स्टेज 2 में साइज बड़ा हो जाता है लेकिन फैला मेटास्टेसिस नहीं होता है, स्टेज 3 में लिमिटेड मेटास्टेसिस होता है। मान लो यहाँ कैंसर है तो यहाँ तक हुआ है, स्टेज 4 में पूरे बॉडी में मेटास्टेसिस। जब स्टेज 4 हो गया तो कोई चांस नहीं है, स्टेज 3 में लिमिटेड चांस है क्योर के, स्टेज 2 और 1 में आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन 90% केसेस में स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल, क्या होता ही नहीं है। इसीलिए कैंसर इतना लोगों का जान लेता है। लेकिन हम लोगों को अगर पता चल जाए, कभी कभी हो भी जाता है स्टेज 1 और स्टेज 2 में, तो बिल्कुल वो ऐसे ही है जैसे सर्दी जुकाम है, इससे ज़्यादा नहीं है कैंसर कुछ। स्टेज 1 और स्टेज 2 में पता चल जाता है, बहुत आसानी से ट्रीटमेंट है। लेकिन इसीलिए तो हम सबसे ज़्यादा रिसर्च किस पे चल रहा है, कैंसर के ट्रीटमेंट पे, कि कैसे हम स्टेज 3 में या स्टेज 4 में उसका इलाज कर सकें। इसमें बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथी ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। और इन बायोप्सी, बायोप्सी का मतलब कटिंग द टिश्यू, अ पीस ऑफ ससेप्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन, और उसके बाद उसको स्टेन करते हैं और एग्जामिन किया है तो इसको क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल बाय अ पैथोलॉजिस्ट। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई आर वेरी हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन में। ये क्या करता है, सिर्फ ट्यूमर को डिटेक्ट करता है, कैंसर नहीं पता करता है। कैंसर पता करने के लिए इंटरनल ऑर्गन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, बायोप्सी। इंटरनल ऑर्गन में भी ये सिर्फ ट्यूमर का पता करेगा, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो दो बात आती है यहाँ पे, एनसीईआरटी में क्या लिखता है, ये बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में लिखता है कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई हेल्प इन, हेल्प, टर्म हेल्प इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। हेल्प कर रहा है, कर नहीं रहा है, क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कंफर्म कैसे होगा, बायोप्सी के जरिए। कंफर्म कैसे होगा, बायोप्सी के जरिए, ये याद रखना होगा। हेल्प इन या यूजफुल इन, वेरी यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ इंटर, लेकिन कंफर्म कैसे होगा, नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट, नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। लिख लो एक साथ, कंफर्मेशन ऑफ ट्यूमर बाई बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल, कंफर्मेशन ऑफ ट्यूमर बाई बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। Computed tomography uses X-ray to generate 3-dimensional image of the internal of MRI uses strong and non-MRI uses to detect pathological and in the living tissue, लेकिन कंफर्म नहीं करता है। अब ये बात हमने ऑलरेडी बढ़ा रखा है, ठीक है ना। अब आइए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो तो ट्रीटमेंट में हम लोगों के पास सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, कैंसर कैन बी ट्रीटेड कंप्लीटली
if detected in early stage, अर्ली स्टेज में। दूसरा, इन लेट स्टेज ट्रीटमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। ट्रीटमेंट ये नहीं कहेंगे कि नॉट पॉसिबल, कई बार हो जाता है, फोर्थ स्टेज में हालांकि नहीं होता है, लेकिन वो आपको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। और ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से कि सिर्फ अर्ली स्टेज में तो हमको डिटेक्ट नहीं हो पाता है, और लेट स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसी वजह से कैंसर ट्रीटमेंट पे रिसर्च इज इंटेंसिव। आपसे रहे असर्शन, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ रिसर्च, और रीजन में रहे कैंसर ट्रीटमेंट इज वेरी डिफिकल्ट इन लेट स्टेज, तो ये आंसर होगा। या रहे कैंसर कैन बी ट्रीटेड कंप्लीटली इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज, बट डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन अर्ली स्टेज, मोस्टली वेरी डिफिकल्ट इन अर्ली स्टेज, तो ये इसका रीजन हो सकता है। तो ये असर्शन बन सकता है। क्या कैंसर ट्रीटमेंट में रिसर्च, कैंसर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंटेंसिव रिसर्च, क्या स्टेटमेंट रहेगा? कैंसर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व, है ना आपका एनसीईआरटी में लाइन, कैंसर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इंटेंसिव रिसर्च, और उसका रीजन क्या होगा? ये दोनों। रीजन क्या होगा? इनमें से कोई एक भी दे सकता है, दोनों दे सकता है, तो ये असर्शन बन सकता है और वो रीजन बन सकता है। अब देखो ट्रीटमेंट में इनके कौन कौन से अप्रोच हैं, तो ट्रीटमेंट में इसके अप्रोच है 5। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व 5 अप्रोच। कौन कौन से हैं? पहला कीमोथेरेपी, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा इम्यूनोथेरेपी, चौथा ट्रीटमेंट अप्रोच इन्वॉल्व सर्जरी, और पांचवा सबसे अच्छा है प्रिवेंशन। यस, ट्रीटमेंट अप्रोच में प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग को क्या करना? एवॉइड कार्सिनोजेन, एवॉइड कार्सिनोजेन एज मच एज पॉसिबल, एज पॉसिबल। अब दवाई में ये लिख लेना, दवाई की बात करें तो कीमोथेरेपी क्या मतलब क्या होता है? किसी भी केमिकल का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के लिए किया जाए उसको हम कहते हैं कीमो। जैसे हमको फीवर आ रहा था, मैंने पैरासीटामोल खा लिया, दैट इज ऑल्सो कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि खाली कैंसर के लिए दवाई देना। अगर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात होगा तो इसको निकाल दो, कोई भी केमिकल किसी भी बीमारी के इलाज के लिए हो उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। लेकिन लेमैन लैंग्वेज में, जो आम बोल चाल में लोग कीमोथेरेपी का मतलब समझता है, लेमैन लैंग्वेज में लोग कीमोथेरेपी का मतलब क्या समझता है? ड्रग फॉर कैंसर, ड्रग्स फॉर कैंसर, ड्रग्स या मेडिसिन फॉर कैंसर। तो समझ गया बात को? तो लेमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज का मतलब जाहिर वाले लैंग्वेज में जिनको मेडिकल साइंस का नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, मेडिकल साइंस का जिनको नॉलेज नहीं है, तो वो कीमोथेरेपी का मतलब क्या समझते हैं? लेकिन एक्चुअल में कीमोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज विथ स्पेसिफिक केमिकल्स, मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज with specific chemicals, with specific chemicals। तो ये ध्यान रखना होगा। अब देखो कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, बताओ भाई? टीलोमिरेज इनहिबिटर, नाम सुना है आप? ये PYQ करेंगे कई बार, ये पास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया है। उसके अलावा विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, और 2 केमिस्ट्री में भी नाम दिया है, कौन सा?
सिस्प्लाटिन। और तीसरा, चौथा एक और नाम है, बता चुके हैं, कौन सा? बता चुके हैं, ट्रैक्सोल। ट्रैक्सोल ये केमिस्ट्री में है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये दोनों नाम है, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में दिया हुआ है, अभी भी दिया हुआ है, सिस्प्लाटिन एंड ट्रैक्सोल। ये दोनों क्या है? तो ये सिंथेटिक ड्रग है। सिंथेटिक का मतलब लेबोरेटरी में बनाया गया है। हाँ, सिंथेटिक ड्रग है, लेबोरेटरी, मेड इन लेबोरेटरी। ये दोनों सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ऑब्टेन फ्रॉम विच, कौन सा, कौन से घास से? बताओ, ऑब्टेन फ्रॉम विच आता है, कौन से विच से? नाम बताओ विच का, तुम लोगों ने पढ़ा होगा बोटनी में। कौन सा विच, कौन से घास से? घास से दिया जाता है इसको, ये तो मालूम है, बोटनी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। कौन से विच से? पॉलीसिंड्रोम, बताओ, ये आपने पढ़ा होगा, ये कौन से विच से? बोलो। घास है, घास, उसी से ऑब्टेन किया जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। एनीवन? सदाबहार लिखोगे रे, इसका साइंटिफिक नेम बताओ। हाँ, साइंटिफिक नेम बताओ। हाँ बोलो, कौन सा, कौन सा बुखारी थे? कौन बुखारी? हाँ, कौन सा बुका था? कजाकिस्तान में नहीं होता है, हिंदुस्तान में होता है। हाँ, बहुत कॉमनली हिंदुस्तान में ये घास पाया जाता है। ये तो कजाकिस्तानी नाम बोल रही है, बुखारा, बुखारी वहीं पे ना, बुखारा। हाँ बोलो, चलो दो। और कीमोथेरेपी में टीलोमिरेज इनहिबिटर, वाई टीलोमिरेज इनहिबिटर, ये PIQ का क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार आया है। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एनीवन? तुम दोनों क्वेश्चन का आंसर गूगल से ढूंढ के रखो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। दोनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के रखो गूगल से, कोई तुम्हारा मोबाइल छीनेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, कौन से प्लांट में क्या था? रेंटस रोजिया, स्पेलिंग हो सकता है इधर उधर हो, विंकिया प्लांट भी कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। और इसका आंसर बताओ, टेलोमेरेज एंजाइम क्या करता है? व्हाट इज टेलोमेरेज एंजाइम? टेलोमी चलो तुम लोग बताओ, टेलोमियर क्या होता है? पढ़े होगे, ये कौन नहीं पढ़े हैं? ये तो जरूर पढ़े होंगे। व्हाट इज टेलोमियर? सेल बायोलॉजी में सर ने पढ़ाया होगा। टेलोमियर क्या होता है, या कहीं भी पढ़ाया होगा? व्हाट इज टेलोमियर? एंड ऑफ क्रोमोसोम्स। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, चाहे शॉर्ट आर्म हो या लॉन्ग आर्म हो, इसके इंड पे, ये इंड वाले इस जिसको हम पिंक रीजन से कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं टेलोमियर। ये क्या कहलाता है? टेलो जो पिंक मियर। अब देखो, टेलोमियर, व्हाट इज दैट? टेलोमियर। अब देखो, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, नंबर 1 ऑफ पर्सन एक्स, और क्रोमोसोम नंबर ऑफ पर्सन वाई। ये देखो, ये एक्स का क्रोमोसोम नंबर 1 है, और ये वाई का क्रोमोसोम नंबर 1 है। अब इसमें देखो, ये है टेलोमियर, रेड शेडेड एरिया क्या है? टेलोमियर। और इसमें है ये टेलोमियर। तो एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ, वाई वाले का टेलोमियर और एक्स वाले के टेलोमियर में क्या डिफरेंस है?
तो इसका टेलोमियर ज़्यादा बड़े साइज का, इसका टेलोमियर छोटे साइज का है। तो टेलोमियर एक्स और वाई 2% के सेल्स हैं, एक ही सेल है, क्रोमोसोम नंबर एक ही है फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट एक्स का भी है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट वाई का भी है, 2 इंसान का, लेकिन एक का टेलोमियर इसमें छोटा है और एक का टेलोमियर बड़ा है। अब ये इस इंसान का सेल है, ये इस इंसान का सेल है और ये वाला जो है इस इंसान का सेल है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका सेल रैपिडली डिवाइड करेगा, वाई वाले का या एक्स वाले का? किसका सेल रैपिडली डिवाइड करेगा, एक्स या वाई? समझ में आया मैंने जो बताया है? 2 इंसान हैं, इन दोनों का क्रोमोसोम नंबर एक है, दोनों में सेम जीन होगा, लेकिन टेलोमियर का साइज किस में ज्यादा बड़ा है, वाई में या एक्स में? वाई हैव ए लार्जर टेलोमियर, वाई हैव लार्जर टेलोमियर। टेलोमियर क्या है? एंड ऑफ क्रोमोसोम। और सुन लो, ऐसा देखा गया है, साइंटिफिक रीजन क्यों ऐसा होता है वो अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोग को ये अभी जानना है कि जिनका टेलोमियर लार्जर साइज का होगा, वो जिस सेल में भी टेलोमियर लार्जर साइज का होगा वो रैपिडली डिवाइड करेगा, वो रैपिड। तो कैंसेरियस सेल्स के में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उन सब में टेलोमियर लार्जर साइज का होगा कि स्मॉल साइज का? तो एक पॉइंट नोट करके लिखो, आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो, ये लिख सकते हो आपको याद रहने के लिए। कैंसेरियस सेल्स है लार्जर टेलोमियर्स in compared to normal cells। तो ये बताओ वाई में चांसेस है कैंसरियस, वाई वाला सेल कैंसरियस सेल हो सकता है या एक्स वाला? वाई वाला। और देखो, लार्जर द टेलोमियर साइज मोर रैपिडली सेल डिवाइड, ये बात याद रखना, लार्जर द साइज ऑफ टेलोमियर मोर रैपिडली सेल डिवाइड, लार्जर द साइज ऑफ टेलोमियर मोर रैपिडली द सेल विल डिवाइड। तो ये बात भी याद रखना, लार्जर द साइज ऑफ टेलोमियर, लार्जर द साइज ऑफ टेलोमियर मोर रैपिडली सेल विल डिवाइड, सेल विल डिवाइड, larger the size of telomere more rapidly cell will divide। जितने बड़ा टेलोमियर उतना ही रैपिडली सेल जो है डिवाइड करेगा। और टेलोमियर को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है सेल को? एंजाइम टेलोमिरेज की। टेलोमिरेज सिंथेसिस, टेलोमियर सिंथेसिस रिक्वायर, टेलोमियर सिंथेसिस रिक्वायर एंजाइम टेलोमिरेज। अब ये बताओ, कैंसरियस सेल में टेलोमिरेज की क्वांटिटी ज्यादा होगी या नॉर्मल सेल में? ये तो कॉमन सेल की बात है। अगर मान लो हमने उसके सेल में टेलोमिरेज एंजाइम बनने ही नहीं देंगे तो क्या टेलोमियर बन पाएगा? और जब टेलोमियर नहीं बनेगा तो सेल रैपिडली डिवाइड होगा। दिस इज द रीजन वी गिव द विच ड्रग? टेलोमिरेज इनहिबिटर। समझ में आया? दिस इज, समझ में आया कि नहीं आया? आया या नहीं आ रहे? आ गया। तो टेलोमिरेज इनहिबिटर क्यों देते हैं? ताकि उसमें टेलोमिरेज का सिंथेसिस नहीं हो, और जब टेलोमिरेज का सिंथेसिस नहीं होगा तो टेलोमियर लार्जर साइज का नहीं बनेगा। जब ये लार्जर साइज का नहीं बनेगा सेल रैपिडली डिवाइड नहीं होगा। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू करेंगे तो आपको कई बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कम से कम 2000 से 2024 तक 8-9 बार एआईपीएमटी में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना? तो आपको इसलिए इस बात को याद रखना है कि टेलोमिरेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ टेलोमियर एंड लार्जर द साइज ऑफ टेलोमियर more rapidly, and cancerous cell have larger telomere। cancerous cell have which enzyme in large quantity? telomere। और अगर हम उसमें अंदर टेलोमिरेज के सिंथेसिस को रोक दें तो उसमें कैंसरियस प्रॉपर्टी रुक जाएगी। गॉट द पॉइंट? तो एक तो ये याद रखना है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन भी क्या करता है? तो वो भी सेल डिवीजन को ही रोकता है। सिस्प्लास्टिन भी क्या करता है? सेल डिवीजन को ही रोकता है। अब देखो, ज्यादातर कैंसर का जो दवाई है, ज्यादातर मैक्सिमम कैंसर की जो दवाई है वो उसका एक ही मकसद है, क्या? प्रिवेंशन ऑफ सेल डिवीजन, प्रिवेंशन ऑफ। अब कौन से सेल का डिवीजन को प्रिवेंशन रखना है? नॉर्मल सेल या कैंसरियस सेल? तो दोनों को।
सब की बात नहीं कर रहा हूँ, अब वही ऐसी ऐसी भी दवाइयाँ बनी हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन बन चुकी हैं जो खाली कैंसरियस सेल के डिवीजन को रोकता है। हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल भी तो डिवाइड कर रहा है, जैसे बोन मैरो स्टेम सेल लगातार डिवाइड कर रहा है, स्पर्मेटोगोनिया के लिए स्पर्मेटोगोनिया लगातार डिवाइड कर रहा है, लगातार डिवाइड कर रहा है। हमारा हेयर जिससे निकलता है, तो नीचे में हेयर फॉलिकल है, उसके सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम कैंसर का दवाई देंगे ना, तो वो खाली कैंसरियस सेल को नहीं रोके, डिवीजन को रोकेगा, बल्कि हमारे जो भी एक्टिवली स्किन का सेल्स, एपिथेलियल सेल्स लगातार डिवाइड कर रहा है, स्टोमक की लाइनिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग का सेल लगातार डिवाइड कर रहा है, तो उन सेल का डिवीजन भी रुक जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ कैंसरियस ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इनहिबिशन ऑफ डिवीजन ऑफ कैंसरियस सेल्स एज वेल एज inhibition of division of normal. Some cancerous drugs are available which prevent only division of cancer, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर में क्या करता है, सारे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के डिवीजन को रोक देता है। तब जैसे देखोगे युवराज सिंह का जब कैंसर हो गया था, तो अब चूंकि प्रोमिनेंट, हालांकि आप किसी भी कैंसर के पेशेंट को देखोगे ना, और उसका अगर दवाई चल रहा है, इलाज दवाई उसको दिया जा रहा है, तो देखोगे उसका बाल गंजा हो गया होगा। वो गंजा नहीं होता है, अपने आप उसका बाल, सारे बाल झड़ जाते हैं, बाल निकलना। क्यों? कि कैंसर हेयर फॉलिकल के अंदर जो सेल है उसका डिवीजन रुक जाता है और हेयर बनना रुक जाता है। व्हाट द पॉइंट? तो इसीलिए वो हेयर उनको क्या हो जाता है, वो गंजे हो जाते हैं। उसी तरह से आपका बोन मैरो स्टेम सेल का डिवीजन रुक जाता है, तो आपका आरबीसी कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाता है, प्लेटलेट्स भी। ये हमारे बुक में लिखता है खाली एनीमिया, तो हेयर लॉस, एनीमिया, ये सब बहुत कॉमन है। इवन मेल में स्पर्म की सिंथेसिस रुक जाती, कम हो जाती है, ओलिगोस्पर्मिया। समझ रहे? फीमेल में oogenesis रुक जाता है, अनओवुलेशन। समझ रहे बात को? स्किन पे अगर कोई डैमेज हो जाए, मान लो थोड़ा सा माइनर सा कट हो गया, तो हील ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का एपिथेलियल सेल डिवाइड ही नहीं कर रहा है। समझ गए बात को? तो कीमोथेरेपी का मेजोरिटी ऑफ कीमोथेरेपी causes inhibition of all actively dividing cells, including cancerous cell. Including which cells? Cancerous cells. Including which cells? Cancerous. और जिसकी वजह से क्या होता है? It led to what? It led to what? तो it causes anemia. ये इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। हेयर लॉस, ओलिगोस्पर्मिया, ल्यूकोपीनिया मतलब कमी इन डब्ल्यूबीसी। तो ये हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ ये दोनों दिया है, एनीमिया एंड हेयर लॉस, लेकिन आपको ये चारों याद रखें तो अच्छा है। ल्यूकोपीनिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ ये दोनों दिया है। अब यहीं पे नोट करके लिख लेंगे, सर्टेन ड्रग्स अवेलेबल, अभी बहुत कम है, विच प्रिवेंट और डिस्ट्रॉय ओनली कैंसरियस सेल्स। लेकिन ये बहुत कम है, ओनली कैंसर। तो कीमोथेरेपी में इतनी बात आपको जानना एकदम जरूरी है। सर्टेन ड्रग्स अवेलेबल विच प्रिवेंट और डिस्ट्रॉय ओनली कैंसरियस सेल्स, लेकिन ये बहुत कम है ऐसे। ज़्यादातर का साइड इफेक्ट यही है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स दैट इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो आप कहेंगे एनीमिया, हेयर लॉस। अगर मान लो ये भी है तो ये भी करना। उनमें हीलिंग बहुत आसानी से हो जाएगी जो कीमोथेरेपी ले रहे होंगे, नहीं। डिफिकल्टी इन हीलिंग लिख लो, ये पूछा जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। डिफिकल्टी इन, जिनको कैंसर हो गया उनमें भी हीलिंग नहीं आसानी से होती है, और जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं उनमें तो और नहीं होती है। डिफिकल्टी इन हीलिंग, तो कहीं भी कोई इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आसानी से हील नहीं कर पाता है। तो ये बात इतना आपको याद रखना होगा।
तो हमने कीमोथेरेपी को डिस्कस कर लिया। दूसरा है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है? रेडियो बजा के ट्रीटमेंट। हाँ, मुन्ना भाई MBBS। हाँ, देखा है मूवी? हाँ, रेडियो बजा के देखो, ऐसे बोल के भी इलाज कर सकते हो। ठीक है ना, कहोगे कि देखो मैं तुम्हारे लिए इंसान से गीदड़ बन गया, हाँ, कि CR बन गया। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में स्पेसिफिक रेडिएशन यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल विच सेल, कैंसर सेल्स। Specific radiations used to destroy which cells? Cancer cells. Specific radiation used to destroy which cells? Cancer cells. Specific radiation का इस्तेमाल होता है किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? कैंसर सेल। स्पेसिफिक रेडिएशंस यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियोथेरेपी। दूसरा, स्पेसिफिक रेडिएशन यूज टू डिस्ट्रॉय व्हाट सेल्स? कैंसर सेल। दूसरा, यहां पे during this treatment it is ensured that normal cell should not be exposed by radiation. Why? बोलो। अब मैं आपसे पूछूं, आप क्या, ये एक इंसान है और इनमें यहाँ पे इनको कैंसर है, यहाँ पे इनको ट्यूमर है। अब यहाँ पे हमने रेडिएशन का सोर्स इस्तेमाल किया। किसका? सोर्स ऑफ रेडिएशन। और ये रेडिएशन जो है ना, इस नॉर्मल सेल को ऐसे दिया कि, और मान लो बाय चांस कुछ रेडिएशन यहाँ पे भी आ जाता है जो कि नॉर्मल सेल है। ये कौन सा एरिया है? नॉर्मल सेल। यहाँ पे कौन सा है? नॉर्मल सेल। नॉर्मल टिश्यू लिखो, नॉर्मल टिश्यू, और ये कैंसरियस टिश्यू। अब इसको हम लिखते हैं A। फ्रॉम द गिवन डायग्राम, सोर्स ऑफ रेडिएशन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, सोर्स ऑफ रेडिएशन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो आप मुझे बताएं, विच इज इनमें से ट्रू? और आंसर बताइए। A and B will equally damage दूसरा ऑप्शन है डैमेज ऑफ B इज मोर इन कंपेयर टू A। डैमेज ऑफ B इज मोर इन कंपेयर टू A। आप चाहें तो इस डायग्राम को बना भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का 1 मिलियन का क्वेश्चन है ये। अब मैंने ये नहीं कहा $1 मिलियन, 1 मिलियन रुपीज़, हमने सिर्फ 1 मिलियन इस्तेमाल किया। 1 मिलियन पैसा भी हो सकता है। हाँ, तो डैमेज, नो डैमेज ऑफ B, नो डैमेज ऑफ B। डिपेंड अपॉन रेडिएशन A and B will damage, A and B will respond। आपको आई होप कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया। आंसर बताइए। विच इज ट्रू? आपके पास कैंसरियस सेल है, टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू है, और आप सोर्स ऑफ रेडिएशन से एक स्पेसिफिक रेडिएशन को भेज रहे हो। A पे भी एक्सपोज हो रहा है, B पे भी एक्सपोज हो रहा है, तो क्या ट्रू है? A and B will equally damage, डैमेज ऑफ B is more in compare to A।
नो डैमेज ऑफ बी, एक सेकेंड, डैमेज ऑफ बी इज मोर, नो डैमेज ऑफ बी डिपेंड अपॉन रेडिएशन, करेक्ट वन। ऑल, नन, ऑल एक्सेप्ट वन, ऑल एक्सेप्ट वन, वन का मतलब कोई एक के अलावा सब सही है। फोर्थ, ओनली वन इज ट्रू, बताओ कौन सा आंसर होगा? 1 2 3 4 है। क्वेश्चन समझ में आया? और ऐसा क्वेश्चन नीट में वाकई आपको परेशान कर सकता है। ये एक क्वेश्चन जो है ना आपके पूरे पेपर को खराब कर सकता है, दिमाग खराब हो जाएगा, आप कहेंगे हट क्या पूछ गया हट। उसका नतीजा क्या होगा? जो बच्चे इमोशनली कमज़ोर होते हैं वो सोचते नहीं है कि हम बाकी के, हमारे पास 44 क्वेश्चन हैं, वो बस ये एक क्वेश्चन के पीछे ही परेशान होकर बाकी के 44 क्वेश्चन को खराब कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए नया तो कभी परेशान नहीं होना, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। तो कब मारना चाहें तो मार लीजिए, नहीं मारना चाहें मत मारिए, नहीं मारिए तो बेहतर है। अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो रिस्क ले, नहीं आइडिया हो नहीं ले, छोड़ दे, क्योंकि इस पर बेस्ट क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, डायरेक्ट आए हुए हैं। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को उसी को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। क्या है वो मैं वो भी बताऊंगा। देखो भाई, आपको क्या लगता है नॉर्मल सेल ज़्यादा डैमेज होगा कैंसरियस सेल? कैंसरियस सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विल डैमेज मोर इन कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स, क्योंकि रेडिएशन हमेशा जो है ना किस पे वर्क करता है? एक्टिवली डिवाइडिंग क्रोमोसोम पे, क्रोमेटिन पे बहुत कम काम करता है। क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम किस में पाया जाएगा? कैंसरियस सेल में। क्रोमेटिन किस में पाया जाएगा? नॉर्मल सेल में। और क्रोमोसोम आसानी से डैमेज होता है, तो ज़्यादा डैमेज कौन होगा? कैंसरियस सेल। कम डैमेज कौन होगा? अब पहला क्या सही है, दूसरा क्या सही है, तीसरा क्या सही है? डैमेज तो दोनों होगा। ज़्यादा डैमेज कौन होगा? कैंसरियस सेल। कम डैमेज कौन होगा? नॉर्मल सेल। फोर्थ क्या सही है? नहीं। तो आंसर क्या होगा? नन। आंसर क्या होगा? नन। एक क्वेश्चन क्या आया था नीट में, एआईपीएमटी में, कि कौन ज़्यादा डैमेज होता है, नॉर्मल सेल की कैंसरियस सेल? नॉर्मल सेल। नहीं, कैंसरियस सेल। कौन ज़्यादा डैमेज होता है? कैंसरियस सेल विल मोर डैमेज। क्यों? रीजन पूछा गया था, व्हाई कैंसरियस सेल विल मोर डैमेज बाय रेडिएशन? बिकॉज दे आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एंड क्रोमोसोम इजीली एक्सपोज्ड बाय रेडिएशन, क्रोमेटिन नॉट इजीली एक्सपोज्ड बाय रेडिएशन। तो लिटिल डैमेज होगा, लेकिन क्यों हम करें डैमेज थोड़ा सा भी अपने नॉर्मल सेल को किसी रेडिएशन से? इसीलिए केयर किया जाता है क्या, कि एक्सपोजर जो है सिर्फ किस पे पड़े? कैंसरियस सेल पे, ना कि नॉर्मल सेल पे। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? नन या ऑल? या मैक्सिमम बच्चे क्या लगाएंगे? सेकेंड। ये नहीं लगाना है, क्वेश्चन ये आ चुका है, आप पीवाईक्यू कीजिएगा तो देख जाएगा आपको कि कौन सा सेल ज्यादा डैमेज होता है, नॉर्मल सेल या कैंसरियस सेल? तो कैंसरियस सेल। और रीजन भी पूछा गया था, तो रीजन क्या है? क्रोमोसोम इजिली एक्सपोज बाय रेडिएशन। क्रोमेटिन तो बंद है तो वो आसानी से एक्सपोज नहीं होता है, क्रोमोसोम तो खुला हुआ है, तो खुला हुआ एक्सेस ज़्यादा डैमेज होगा। जो इंसान सोसाइटी में ज़्यादा खुला रहता है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान उसका होता है। और जो इंसान जितने सोसाइटी में अपने आप को इंट्रोवर्ट बना के रखता है उसका नुकसान कम होता है। ये एकदम बिल्कुल सोशल लेवल पे होता है, वो चीज़ यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होता है। तो जो जितने कॉम्प्लिकेटेड बंद है उसका नुकसान कम होता है, और जो जितने खुला हुआ है उसका नुकसान उतने ज़्यादा है। हाँ, मोटिवेशन स्पीकर बन जाऊँ? चलो पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है ना? पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, चलो ठीक है। तो इसका आंसर नन होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, एक लाइन याद रखना है नोट करके कि अरे मैंने देखा था एक केमिस्ट्री पढ़ाता था एक टीचर, मैं नाम नहीं याद आ रहा, एक कौन सा प्लेटफॉर्म है, वेदांता या वेदांता जो पढ़ाता है बच्चों को, वेदांतु, हाँ, उस पर केमिस्ट्री का टीचर था। वो पहले पढ़ाता था केमिस्ट्री, अब आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, बड़ा मतलब, हालांकि उसकी मोटिवेशन से बिल्कुल मुझे बकवास लगता है, मतलब फालतू का मैं चेक करता है। मतलब एक तो इमेच्योरिटी के जैसे बोलता है, इमेच्योर इंसान जैसे बोलता है। मैच्योरिटी बहुत होनी चाहिए, आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो मस्ट हैव ए मैच्योरिटी। उनके अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है? वो खाली फालतू का मतलब नहीं कहना चाहिए, किसी बार छोड़ा था। लेकिन आपने देखा होगा, तो क्या चाहते हो कि मैं भी वैसे बन जाऊँ? बन सकता हूँ, लेकिन इस काम को छोड़ के नहीं, इस काम के साथ। देखो नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है? हाँ, तो अबे चल, तू तो अभी मुझे कैंसर करा रहा था 100%। हाँ, चलो उसको कंपनसेट मत करो, ठीक है? कैंसरियस सेल
easily damaged by radiation in compare to normal cell. ये याद रखिएगा, नॉर्मल सेल्स। अब लास्ट है, तीसरा है सॉरी, इम्यूनोथेरेपी। कौन सी थेरेपी? इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का क्या मतलब होता है? मतलब मीनिंग ऑफ, देखो तो हम लोग मालूम है ना, कैंसरियस सेल अवॉइड डिटेक्शन बाय WBC। कैंसरियस सेल, ये आपकी एनसीईआरटी की बात है कि नहीं? अवॉइड डिटेक्शन बाय WBC। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग ऐसा दवाई देंगे पेशेंट को जो उसके WBC को सुपर एक्टिवेट कर दे। किसको डिटेक्ट करने के लिए? कैंसरियस सेल। और उस दवाई का नाम है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, जो कि WBC के रेस्पॉन्स को मॉडिफाई करता है और वो जासूस से जग्गा जासूस बन जाता है। कौन सा जासूस बन जाता है? जग्गा जासूस। तो सर्टेन ड्रग्स गिवन टू पेशेंट, टू सस्पेक्टेड पेशेंट्स और कैंसरियस पेशेंट्स, दोनों, कैंसरियस के सस्पेक्टेड को भी और कैंसरियस, विच हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ कैंसरियस सेल by WBC. Such drugs are known as क्या? बोलो। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। ऐसे ड्रग को हम क्या कहते हैं? और इसका एक एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरॉन। क्या नाम है इसका? अल्फा इंटरफेरॉन। क्या नाम है भाई इसका? अल्फा इंटरफेरॉन। क्या नाम है इसका? सच ड्रग आर नोन एज बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स में, और ऐसे ड्रग को हम क्या कहते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है ना? तो इसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के बॉडी में। क्यों करते हैं? ताकि वो आसानी से WBC उसको डिटेक्ट कर ले और उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे। और कौन सा WBC काम करता है अगेंस्ट द कैंसर सेल? बी लिम्फोसाइट की T लिम्फोसाइट? बता चुके हैं रे। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वर्क करता है या ह्यूमरल इम्यूनिटी? तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कौन सा इन्वॉल्व होता है? T लिम्फोसाइट की बी लिम्फोसाइट? तो कैंसरियस सेल के अगेंस्ट कौन सा वर्क करेगा? तो ये क्यों नहीं बोल रहे भाई? पहले ही बता चुके हैं, ये बताया ना डिफरेंस सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी में, और उसमें लिखवाया है कि नहीं? सेल मेडिएटेड की कैंसरियस सेल के अगेंस्ट कौन काम करता है? सेल में। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है? तो ये तो याद होना चाहिए भाई। हर बार एक ही चीज को कितना बार रिपीट किया जाएगा? आपको तो सिर्फ आंसर देना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर्जरी। हम लोगों ने कीमोथेरेपी पढ़ लिया, रेडियोथेरेपी पढ़ लिया, इम्यूनोथेरेपी पढ़ लिया, सर्जरी। देखो अगर सर्जरी क्या होता है, तो अगर मान लो ट्यूमर लोकेलाइज्ड है तो उसको काट के निकाल लिया, खत्म बात। पूरी तरह से काट के निकाल दिया, पूरी तरह से ट्यूमर को काट के निकाल लिया, दैट इज नॉट बायोप्सी। छोटा ट्यूमर है तो हम पूरी तरह से काट के निकाल लेते हैं, दैट इज बायोप्सी एज वेल एज सर्जरी। जैसे मेरे स्टोमक में बहुत छोटा सा ट्यूमर था, इतना सा था, तो डॉक्टर ने क्या किया कि बार बार एंडोस्कोपी थोड़े किया जा सकता है, उसी टाइम पे उन्होंने उसको काट के निकाल भी दिया और साथ साथ उसको बायोप्सी के लिए भेज दिया। तो बायोप्सी में पता चला, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हुआ, क्योंकि ये कौन सा ट्यूमर है? बेनाइन ट्यूमर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मालिग्नेंट होता तो क्या होता? हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो भी हो। तो सर्जरी में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ ट्यूमर। और अब देखो मेजॉरिटी ऑफ कैंसर में हम लोग कौन सा ट्यूमर करते हैं, कौन सा ट्यूमर करते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी। तो देखो डिपेंड अपॉन स्टेज ऑफ कैंसर एंड टाइप ऑफ कैंसर, डिपेंड अपॉन स्टेज एंड टाइप ऑफ कैंसर, स्टेज एंड टाइप ऑफ कैंसर, treatment approach decided, treatment approach will be decided।
ट्रीटमेंट अप्रोच वैरी, डिपेंड अपॉन स्टेज एंड टाइप ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट अप्रोच वैरी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, चारों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक साइमल्टेनियसली हम लोग पहले कीमोथेरेपी करते हैं, उसके डिवीजन को रोकते हैं, रेडियोथेरेपी से ट्यूमर के साइज को छोटा करते हैं, इम्यूनोथेरेपी से WBC के अगेंस्ट ट्यूमर को सेल पर काम कराते हैं, और बाद में जब बहुत छोटा हो गया तो फिर उसको काट के निकाल देते हैं। समझ में आया ना? तो डिपेंड अपॉन टाइप एंड स्टेज क्या होता है, ट्रीटमेंट अप्रोच वेरी। कई बार हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डीज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डीज करते हैं। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के। द कॉमन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन एंड इम्यूनोथेरेपी। रेडियोथेरेपी भी, और वो भी था कि इम्यूनोथेरेपी भी आगे लिखा है। ट्यूमर सेल आर इरेडिएटेड लिथली टेकिंग, देखो इरेडिएटेड लिथली मतलब उसको खूब लिथल तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ। क्यों हम डैमेज करें? इसका आंसर है सिंपल सा, वाई वी डैमेज नॉर्मल सेल। हमें नहीं करना है, चाहे थोड़ा सा ही डैमेज हो, क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। डैमेज करके कुछ मिलेगा आपको नॉर्मल सेल को? सराउंडिंग द टिश्यू मास। तो इस बात को, लेकिन अगर दोनों पे एक्सपोज हो तो ज्यादा डैमेज किसका होगा? ट्यूमर सेल का, कैंसरियस सेल का, या नॉर्मल सेल का? कैंसरियस सेल का। अब बच्चे वहीं गलत करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि नॉर्मल सेल का ज्यादा डैमेज होगा। नहीं, सेवरल कीमोथेराप्यूटिक ड्रग आर यूज्ड टू किल कैंसर, सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर। कुछ ही स्पेसिफिक है, ज्यादातर नॉन स्पेसिफिक है, मोस्टली नॉन स्पेसिफिक। दे वर्क अगेंस्ट ऑल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। तो आपसे दो लाइन है, मेजोरिटी ऑफ chemotherapeutic drug available for cancer are cancer specific and non cancer specific, non cancer specific, and some are cancer specific। तो ये बात याद रखना है, some of chemotherapy are specific for, majority of drug have a side effect। सबके लिए नहीं, कुछ के लिए नहीं, ज्यादातर के लिए। कौन सा साइड इफेक्ट है? देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखता है और दूसरे लाइन को उससे कोरिलेट करता है। तो जो पहला लाइन हमने बोला, उसके बाद दूसरा लाइन आपके बुक में नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर ड्रग्स जो होता है ना, कैंसर स्पेसिफिक होता है या नॉन स्पेसिफिक? नॉन। दे वर्क अगेंस्ट ऑल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। और इसीलिए ज्यादातर का साइड इफेक्ट क्या है? सबका नहीं, जो कैंसर स्पेसिफिक है उसका ये साइड इफेक्ट होगा, हेयर लॉस, एनीमिया उसका साइड इफेक्ट होगा, लेकिन ज्यादातर का होगा। इन दोनों लाइन को पढ़ो और इस लाइन का इंपॉर्टेंस समझो, तब तुमको लगेगा कि हाँ कुछ बात है, कुछ बात है। मेजोरिटी हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया। कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, कीमोथेरेपी। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन। उसके लिए हम क्या देते हैं? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। देयर इम्यून सिस्टम हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। दिस ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ड्रग्स। तो तुम लोग का एक काम है, ड्रग्स एंड मेडिसिन में डिफरेंस, मेडिसिन में डिफरेंस ये पता करके आना। ड्रग्स एंड मेडिसिन में डिफरेंस ये जरूर पता। अदनान तुमसे हम पूछेंगे और कम से कम तुम्हें 3 डिफरेंस बताना है। नहीं बताओगे तो तुम्हारा खैर नहीं है, तुम्हारा खैर नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। चलो।